गुड मॉर्निंग बच्चों। वित्तीय निर्णय, व्यावसायिक वित्तीय, ठीक है। इसमें हम वित्तीय निर्णय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पूंजी संरचना। पूंजी की संरचना से अभिप्राय यह है कि जो पूंजी एकत्रित की जाती है व्यवसाय के लिए, जितनी पूंजी की आवश्यकता है उसको जो विभिन्न स्रोतों से हम ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि पूंजी प्राप्ति के लिए दो बड़े वित्तीय स्रोत हैं, जैसे अंश पूंजी और उधारी पूंजी, यानी कि स्वामिगत और ऋणगत पूंजी। स्वामिगत पूंजी यानी अंशों से या स्वयं के कोषों से या अन्य स्रोतों से जो हम पूंजी एकत्रित करते हैं, स्वामिगत होती है। उधारी निधि वह होती है जो हम कहीं से उधार लेते हैं, जैसे ऋण पत्रों के माध्यम से, बैंक या अन्य बीमा संस्थाओं के माध्यम से, ऋण देने वाली संस्थाओं से जो हम पूंजी एकत्रित करते हैं वो हमारी उधारी निधि कहलाती है। इनका अंश कितना होना चाहिए। एक बार हम जब पूंजी एकत्रित करते हैं तो हम इन सभी स्रोतों से पूंजी को एकत्रित करते हैं बच्चों। यानी एक जो संगठन है, हमसे अभिप्राय है संगठन से, संगठन जब पूंजी एकत्रित करता है तो इन सारे स्रोतों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो पूंजी एकत्रित करता है। तो इनका अनुपात कितना होना चाहिए, किस अनुपात में वो पूंजी एकत्रित की जानी चाहिए, मतलब ऋणगत स्रोतों से कितने अनुपात में लें और स्वामिगत कोषों से किस अनुपात में पूंजी को ग्रहण करें, ये सोचने वाली बात है। तो आज हम उस टॉपिक में वही हम पढ़ेंगे। तो वित्तीय प्रबंध में एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय प्रारूप से संबंधित है। निधियों को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे पास जो पूंजी, हमारे जो जितनी भी वर्ग संगठन के पास में पूंजी है, उस पूंजी को और बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपयोग का अनुपात स्वामिगत के आधार पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। स्वामिगत निधि और उधार लिया हुआ ग्रहीता निधि। स्वामिगत निधि में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, संचय, अधिक्य और प्रतिधारित उपार्जन शामिल होते हैं। क्या क्या चीज़ शामिल है स्वामिगत पूंजी में? एक तो समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, संचय, अधिक्य और प्रतिधारित उपार्जन, इनको शामिल किया जाता है। ग्रहीता निधि यानी कि उधार जो निधि होती है उसमें क्या क्या शामिल है? ऋण पत्र, सार्वजनिक जमाएं, ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं या ऋण पत्रधारियों द्वारा जनता से उधार लिया गया धन भी उसमें शामिल किया जाता है। पूंजी संरचना से आशय स्वामिगत और ग्रहित निधि के मिश्रण से है। इसमें समता तथा ऋण के रूप में तदंतर पाठ में उल्लेखित किया जाएगा। ऋण समता अनुपात की गणना किस प्रकार से की जानी चाहिए या की जाती है? ऋण समता अनुपात यानी कि उधार से और समता से, पूंजी से, पूंजी जो एकत्रित की जाती है उसका अनुपात किस प्रकार से होता है? ऋण अपॉन समता, यानी कि ऋण इतने हो कि समता द्वारा, मतलब उनका भुगतान किया जा सके, उनको चुकाया जा सके, इतने हैं ना। दूसरा एक तरीका ये कह रहा है कि कुल पूंजी में ऋणों की मात्रा, जैसे कि ऋण अपॉन ऋण प्लस समता, ये अनुपात होना चाहिए पूंजी एकत्रित करने के लिए। फर्म के दृष्टिकोण से ऋण तथा समता दोनों की लागत जोखिमों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। ये बात सही है कि जब फर्म पूंजी एकत्रित करती है तो ऋणों से और समता से, दोनों से पूंजी को एकत्रित किया जाता है, लेकिन दोनों की जोखिम और दोनों की लागत अलग अलग होती है। समता, ऋणों पर जो जोखिम होती है वो अधिक होती है ना, और लागत कम आती है, जबकि समता के ऊपर जोखिम कम होती है और लागत अधिक आती है। ये तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि इनमें अंतर होता है दोनों में। एक फर्म में समान समता की अपेक्षा ऋणों की लागत कम होती है, ठीक बात है। जो अभी मैं आपको समझा रही थी कि ऋण पत्रों से अगर पूंजी एकत्रित की जाए तो उनमें लागत कम आती है, यानी खर्चा कम आता है, जबकि समता पर लागत यानी खर्चा अधिक आता है, क्योंकि उधारदाता का जोखिम अंशधारियों के जोखिम से कम होता है। ये बात सही है कि जो उधार देने वाला है उसका जोखिम अधिक होता है और समता अंशधारी का जोखिम, उधारदाता का जोखिम कम है, लेकिन समता अंशधारी का जोखिम अधिक होता है। जोखिम अंशधारियों के जोखिम से कम होता है, क्योंकि वो उधारदाता एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में पाते हैं तथा एक निश्चित समय में के उपरांत उन्हें अपनी
निवेशित राशि का भुगतान भी प्राप्त हो जाता है, अतः उनकी आय की मांग निम्न दर की होती है। इसके अतिरिक्त ऋणों का भुगतान किया जाता है, ब्याज का कर के रूप में देनदारियों में से कम कर दिया जाता है, जबकि लाभांश का भुगतान लाभों में से ही को घटाने के बाद शेष लाभों में से किया जाता है। तो ऋणों के बढ़ते हुए उपयोग से यह संभावना हो जाती है कि फर्म की पूंजी की कुल लागत कम की जाए, बशर्ते कि समता की लागत अप्रभावित न हो। ऋण समता अनुपात के बदलाव का प्रति अंशधारी पर आय पर प्रभाव अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ये अलग बात है। देखो यहाँ हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ऋण और समता अंशों से पूंजी एकत्रित करने में जोखिम अलग अलग होती है। कारण ये बताया गया है कि जो उधारदाता है, महाजन है, उस अंश की जो जोखिम है वह अंशधारियों की जोखिम से कम होती है। यानी कि ये जो है देने वाला जो है, इसकी जोखिम कम क्यों है? इसकी जोखिम कम इसलिए है क्योंकि ये जो ऋण देता है, जो ये उधार पैसा दे रहा है, इस पर इसको निश्चित समय पर प्राप्त हो जाएगा। जो धन ये उधार दे रहा है वह जितने समय के लिए उधार दिया जा रहा है, उस समय के पश्चात वो धन उसको मिल जाएगा। दूसरी बात, जो ब्याज है, जो ब्याज के रूप में वो धनराशि पाता है, वो भी उसको निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इसको निश्चित समय पर वो राशि भी मिल रही है, निश्चित मात्रा में भी मिल रही है। लेकिन अंशधारियों के लिए ऐसा कोई भी जो है उसमें तथ्य नहीं होता है कि उसको निश्चित लाभ निश्चित मिलेगा या निश्चित समय पर मिलेगा। हो गया लाभ, बच गए हैं लाभ तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऋण पत्रधारी है उनका जोखिम कम होता है ऋणों का, जबकि उधार देने वाले का, जबकि अंशधारियों का जोखिम ज़्यादा होता है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई, जैसे निश्चित समय के उपरांत उन्हें एक निवेशित राशि का भुगतान प्राप्त हो जाता है, आय की मांग निम्न दर की होती है ना। इसके अतिरिक्त ऋणों का भुगतान पर ब्याज और कर के रूप में भी देनदारी में से कम कर दिया जाता है। लाभांश का भुगतान लाभों में से को घटाने के बाद किया जाता है, शेष लाभों में से किया जाता है। ऋण के बढ़ने से, जब ऋणों का उपयोग अधिक मात्रा में कर लिया जाए और उनको अधिक बढ़ा दिया जाए, तो इसका सीधा प्रभाव अंशधारियों पर पड़ता है। उनके लाभ घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऋण पत्रधारियों का कुछ नहीं बिगड़ता, उनको तो और ब्याज मिलेगा, उतने ज़्यादा लोगों को ब्याज मिलेगा, लेकिन अंशधारियों के लाभों में कमी हो जाती है। तो एक व्यवसाय के लिए ऋण सस्ता होता है स्रोत, लेकिन जोखिम पूर्ण होता है। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, सस्ता तो है, लागत तो कम आती है, लेकिन जोखिम अधिक होती है। भुगतान ना करने पर जोखिम ही तो है। अगर समय पर ब्याज का भुगतान नहीं किया, समय पर ऋणों का भुगतान नहीं किया, तो जोखिम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब लागत जो आती है वो तो कम आती है, लेकिन जोखिम अधिक होता है। ब्याज तथा मूल राशि का भुगतान निश्चित समय से व्यवसाय को भुगतान करना पड़ता है। इसके प्रति प्रतिबद्धता उसकी बनी रहती है, हमेशा उसके सर पर एक तलवार सी लटकी रहती है कि उसको निर्धारित समय पर उसका भुगतान करना ही करना है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। उसको ऋण पत्रधारी को ब्याज देने पड़ेंगे, निर्धारित समय पर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जैसे इसने बताया कि व्यवसाय को दिवालिया होने के लिए बाध्य हो सकती है ऋणों का भुगतान करने की। समता की दशा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि अगर लाभों की मात्रा है, अधिक है तो अधिक भुगतान कर दो, कम है तो कम भुगतान कर दो, नहीं होने पर नहीं भी कर दें तो भी कोई उसका बाध्यता नहीं होती है कि उसको अपना भुगतान करने के लिए दिवालिया होना पड़े। अतः समता पूंजी को व्यवसाय के लिए जोखिम रहित समझा जाता है। यानी समता पूंजी क्या है? जोखिम रहित, लेकिन खर्चा ज़्यादा है, लागत इसको ज़्यादा आती है जब इसका निर्गमन किया जाता है। ऋणों के का अधिक उपयोग एक व्यवसाय का स्थायी जो व्यय है उसको बढ़ाता है। अब अगर हम ये सोचें कि भाई समता अंशों से तो जोखिम नहीं होती है, कम जोखिम होती है, लेकिन ज़्यादा लागत आती है, और ऋण पत्रों से हम पूंजी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित कर लें क्योंकि वहाँ पर खर्चा कम आता है, जोखिम भरा ही है लेकिन खर्चा कम आ रहा है, तो ऋणों का अधिक उपयोग कर लें तो ऋणों का उपयोग करना क्या हो जाएगा? व्यवसाय के लिए अस्थायी व्यय को बढ़ाता है, खर्चे को बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप ऋणों का बढ़ता हुआ उपयोग व्यवसाय की वित्तीय जोखिम में भी वृद्धि करता है। यानी कि ऋणों उसकी वो नहीं बढ़ाता, ये स्थायी खर्चा ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जोखिम में भी वृद्धि कर रहा है।
व्यवसायिक की पूंजी संरचना इस प्रकार से लाभदायकता तथा वित्तीय जोखिम दोनों को प्रभावित करती है। पूंजी संरचना को सर्वोत्तम तब कहा जाएगा जब ऋण समता अनुपात ऐसा होगा जिसका परिणाम समता अंशों के मूल्यों में वृद्धि होती है। यानी कि इस तरह का ऋण और समता के बीच में अनुपात होना चाहिए कि समता अंशधारियों के लाभों में वृद्धि हो, प्रति अंशधारी को लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त हो। तो वो तो जो अनुपात है वो श्रेष्ठ अनुपात माना जाता है। दूसरे शब्दों में पूंजी संरचना से संबंधित सभी निर्णय ऐसे हों जिससे अंशधारियों की पूंजी में वृद्धि हो। ऋण का समस्त पूंजी में अनुपात को वित्तीय उत्तोलक के नाम से पुकारा जाता है। यानी जितना उत्तोलक का मतलब होता है भार, ठीक है, जितना अधिक आप ऋण लेंगे उतना ही ब्याज का भार बना रहेगा। किसके ऊपर बना रहेगा? समता अंशों पर बना रहेगा, क्योंकि वहीं जो लाभ प्राप्त किए जाते हैं निवेशकों के द्वारा निवेश की पूंजी से, उसी से ही ऋण पत्रधारियों का ब्याज का भुगतान किया जाता है। उत्तोलक की गणना कैसे करते हैं? ऋण अपॉन समता या ऋण अपॉन ऋण प्लस समता के द्वारा। यह ऋण से तात्पर्य भार्य ऋणगत पूंजी तथा समता से तात्पर्य अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी से है। अर्जित लाभ यदि लाभांश के रूप में निकल गए हों तो सम्मिलित किए जाते हैं। जब वित्तीय उत्तोलक बढ़ती है तो निधि की लागत भी घट जाती है, क्योंकि सस्ती ऋणों का उपयोग अधिक होता है लेकिन वित्तीय जोखिम बढ़ जाएगी। वित्तीय उत्तोलक का व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रभाव पड़ता है। इसका बताया गया है, इसको हमने यहाँ एक आपको उदाहरण दिया गया है, एक सवाल है, उसके माध्यम से इसको समझाया गया है। तो यहाँ थोड़ी सी बातें से मैं समझा दूँ। जैसे ये सवाल क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो यहाँ प्रश्न दे रखा है, कुल निधियों का उपयोग यानी 30 लाख। एक कंपनी को टोटल कितनी पूंजी का उपयोग करना चाहती है? 30 लाख का कर सकती है, ठीक है, इतना उसने उपयोग कर लिया है उसने। अब इसके ऊपर उसको ब्याज कितना देना है? 10%। कर की दर क्या है उसकी? 30%, यानी उसको कर के रूप में धनराशि जो भुगतान करनी है वो 30% करेगा। IBIT का मतलब यहाँ पर हो गया 4 लाख, यानी ये है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ब्याज और करों का भुगतान करने से पूर्व के जो लाभ है ना, उसको जो इनकम हुई है ना, वो कितनी है? 4 लाख रुपए हुई है। अब पहली स्थिति बताइए कि ये कुछ भी नहीं मिला उनको, दूसरी स्थिति में 10 लाख रुपए और तीसरी स्थिति 20 लाख की है, यानी यहाँ कुछ नहीं दिया इन्होंने। पहली में 10 लाख है और दूसरी में कितने? 20 लाख। ये ऋण है। ये अगर ऋणों की मात्रा इस तरह से रखी जाए कि पहली स्थिति में तो वो कुछ भी ना लें ब्याज के ऋण, दूसरी स्थिति में वो अगर 10 लाख रुपए ले ले और तीसरी स्थिति में 20 लाख ले ले, तो ऋण समता अनुपात कौन सा सही होगा, उचित होगा, ये बताया गया है। तो हम 10 लाख के हिसाब से काम को करें। तो यहाँ सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या करनी है? EBIT लिखनी है। EBIT मतलब इनकम है। कौन सी इनकम है? बिफोर है। किसके बिफोर है? इंटरेस्ट और टैक्स को चुकाने से पूर्व की लाभ हैं या आय हैं। कितनी है? 4 लाख। दूसरी जो स्थिति है जो कि मतलब पहली, ये तीनों को इसने एक साथ दर्शा दिए, 3 स्थितियाँ बताएंगे और तीनों को एक साथ बताया है। पहली स्थिति में तो अपन ने कोई ब्याज नहीं लिया है, वो ऋण नहीं लिया है, दूसरी में 10 लाख लिया है और तीसरी में 20 लाख लिया है। लेकिन जो लाभ है हर स्थिति में समान है, 4 लाभ हैं। ये 4 लाख रुपए का इनको इनकम हुआ है हर स्थिति में, ठीक है, यही मान के चलेंगे। अब ब्याज तो पहली स्थिति में जब हमने ऋण लिया ही नहीं है तो ब्याज भी कोई नहीं है। दूसरी स्थिति में उसने बताया है कि क्या लगेगा यहाँ पर, ये दूसरी जो स्थिति है यहाँ पर इसने देखो 10 लाख रुपए का क्या लिया है? वो लिया है, ऋण लिया है। अब 10 लाख का ऋण लिया है तो 10 लाख के ऋण पर ब्याज की दर लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? ब्याज क्या है? 10%। तो 10 लाख के ऊपर 10% हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10% 1 लाख रुपया। और तीसरी स्थिति में जो उसने ऋण लिया है वो लिया है 20 लाख, इसके ऊपर 10% निकालेंगे तो 2 लाख निकल के आएगा। देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको यहाँ पर कि जैसे ये तो इनकम तो अलग बात है, आपने 10 लाख रुपए पर इंटू 10% बटे 100, ठीक है, 1 2, ये 1 2 और इसको हमने गुणा करा 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि
5, 1 लाख रुपए उसको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहली स्थिति में। क्योंकि पहली जो स्थिति थी ना, सबसे पहली स्थिति, यहाँ तो उसने ऋण लिया ही नहीं। दूसरी स्थिति में जब ऋण नहीं लिया तो यहाँ पर वो ब्याज भी क्यों देगा, ऋण लेगा तभी तो ब्याज देगा। तो पहली स्थिति में कोई ब्याज नहीं लिया उसने, केवल जो है समता अंशों से पूंजी इकट्ठी की है। दूसरी स्थिति वो है जबकि उसने ऋण लिया है। ऋण कितना लिया है, 10 लाख। जब ऋण 10 लाख लिया है तो उसको ब्याज का भुगतान कितना करना पड़ रहा है, 1 लाख का, ठीक है। दूसरी स्थिति में उसने ऋण कितना लिया है, 20 लाख का, ये 20 लाख का। तो 10 ब्याज की दर तो वही है, 10% ही। ये 2 जीरो कटी, यहाँ 2 लाख, ये 2 लाख रुपये। तो यहाँ 2 लाख रुपये लिख दिया, समझ में आ गया। तो ब्याज है, इसमें से ब्याज घटाएंगे हम, तो यहाँ ब्याज घटा दिया हमने। यहाँ 4 लाख में से यहाँ कुछ नहीं दिया हमने, इस आय में से कोई भी हमने ब्याज का भुगतान नहीं किया, तो 4 लाख रह गया। यहाँ हमने ब्याज का भुगतान किया 1 लाख रुपये, तो बची इनकम कितनी, 3 लाख की। यहाँ 4 लाख में से 2 लाख हमने लेस किया, तो यहाँ इनकम क्या बच गई, 2 लाख रुपये। कितनी बच गई, 2 लाख की। अब है, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब ईबीटी करें हम। ईबीटी यानी कि कर की दर हमको घटानी है, ब्याज तो हमने घटा दिया, अब हमको कर भी घटाना है। तो कर की दर क्या है, 30% है भाई। कितनी दर है, 30% दर है। जब 30% दर है तो 30% के हिसाब से हम लगाएं, 4 लाख पर 30% क्या हो गया, 4 लाख का 30%, ये 2 जीरो 1,20,000, नहीं 2 जीरो 1 2 3 4, हाँ ये आ गया 1,20,000, ये कर आ गया। तो इसमें से 1,20,000 और यहाँ पर 3 ये कितना आ गया, यहाँ पर 3 बचे थे, 3 लाख ही बचे। तो 3 लाख पर हमने 30% निकाला, तो 3 3 9 यानी कि 90,000। इस पर ब्याज कितना देना पड़ रहा है इसको, 90,000। तो इसमें से तो 30%, इसमें 90, और यहाँ 2 लाख, 4 लाख में से 2 लाख घटे तो 2 लाख बचे, और शेष क्या बचे उसमें, जो अपना ब्याज वो सॉरी कर लगा, वो कितना लगा, 60,000। देखो मैं समझा दूँ यहाँ पर आपको। यहाँ 4 लाख इनकम बची, यहाँ 3 लाख बची। जो 3 लाख पर 30%, 2 जीरो और 1 2 3 और ये 4, यानी 90,000, ठीक है। और यहाँ जो आपको के सामने है इनकम, ये 4 लाख थी, 4 लाख में से 2 लाख उसने ब्याज के रूप में दे दिए। अब बचे वो सॉरी हाँ ये दे दिए उसने, ब्याज दे दिया। अब बच गया कितना उसका, इसका बच गया 2 लाख रुपया, है ना। अब 2 लाख रुपये में उसको टैक्स भी देना है, 2 लाख का टैक्स बन गया 30%, ये 2 जीरो 60,000, ठीक है। अब ये ब्याज निकाला हमने यहाँ पर, सॉरी कर निकाला, कर याद कर लिया, टैक्स के रूप में इतना इतना उसको भुगतान करना पड़ रहा है। शेष क्या बच गई, अब ये कर और ब्याज को घटाने के बाद जो उनकी बची शुद्ध आय जो वो बची, यहाँ पर 2,80,000, यहाँ 2,10,000 और यहाँ पर 1,40,000। अब ये शुद्ध आय में से ही तो भुगतान करेगा वो अंशधारियों को, कि करों का भुगतान कर दिया अपन ने, ब्याज का भुगतान कर दिया अपने, शेष जो इनकम बची है, यहाँ और कोई देन लेन बाकी है ही नहीं, किसी को कुछ देना ही नहीं है। तो क्या करना है, जो शेष बच गया उसको, उसका ही में से ही हमको क्या करना है, अंशधारियों को लाभों का भुगतान करना है। अब यह 3 लाख यहाँ आपको इसने घटा दिया, ये बच गया 2,80,000। अब ये 2,80,000, अब आपके पास में प्रत्येक अंश की जो मूल्य है वो है 10 रुपये, है ना। टोटल राशि कितनी थी, 30 लाख की, 30 लाख की राशि थी। तो 30 लाख के हिसाब से हमने इसमें ज्ञात किया, इसमें कर के बाद आय है 10 रुपये। प्रत्येक अंश के संख्या कितनी हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी ना। 30 लाख में अगर भाग देंगे तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। 30 लाख, ये 30 लाख है, ये 30 लाख है, ये 30 लाख रुपए हमको लेने हैं। एक अंश का मूल्य क्या हो गया, मतलब 10 रुपये वाला अगर अंश है तो 10 रुपये का भाग देंगे, यानी कि कितना, 1 2 3 4 5, यानी 3 लाख अंशों की संख्या हो। ये है अंशों की संख्या, अंशों की संख्या। तो 3 लाख अंश है, 3 लाख अंशों का भाग दें हम किस में,
3 लाख अंशों का भाग दें हमारे 2,80,000 में, क्योंकि यही 3 लाख अंशधारियों को ही तो हमको लाभ बांटना है ना। तो 2 लाख अंशधारी हैं, 2,80,000 रुपये हमारा लाभ है। 2,80,000 का को डिवाइड करें हम, ये 80,000 अपॉन 3 लाख, इसका इसमें भाग देंगे तो देखो 1 2 3 4 30 का इसमें भाग देंगे, और 30 का भाग देंगे ना जब, तो इसमें क्या आ जाएगा 0.93 पैसे प्रत्येक अंशधारी को लाभ के रूप में मिलेंगे। कौन सी स्थिति में मिलेंगे? जब हमने ऋण नहीं लिया, वो स्थिति है बिल्कुल भी ऋण नहीं लिया आपने। जब ऋण बिल्कुल नहीं लिया तो प्रत्येक अंशधारी को 93 पैसे लाभ के रूप में मिले। अब जब हम बात करें किसकी, जब उसने ऋण लिया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए लिया तो उस समय उसको जो बचत हुई है ब्याज और कर भुगतान करने के बाद में, वो बचत कितने की हुई है? 2,10,000 की। कितने की हुई है? 2,10,000 की हुई है ना, 2,10,000 की। अब देखिए इसने क्या किया यहाँ पर, जब 2,10,000 तो इसकी बचत है ये टोटल। यहाँ इसने जो 30 लाख थे ना, उस 30 लाख का डिवाइडेशन कैसे किया था कि 10 लाख रुपए के इसने यहाँ ऋण लिए थे और बाकी बचा वो समतांशधारियों का था। ठीक है, तो 20 लाख रुपए के ही तो उसने समतांशधारी हैं का निवेश है, तो 20 लाख है तो 20 का मतलब हो गया अंशधारियों की संख्या कितनी हो गई? 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख अंशधारी। कितने अंशधारी हो गए? 2 लाख। तो ये दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में अंशधारियों की संख्या कितनी है? की संख्या है 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख है, 2 लाख है। ये 2 लाख जो अंशधारी हैं, इन 2 लाख अंशधारियों को उसको क्या देना है? लाभों का भुगतान करना है। और इसके पास लाभ कितने बचे हैं? 2,10,000। तो 2,10,000 का मतलब क्या हो गया कि इसमें भाग दें 2,10,000 का, नहीं सॉरी 2,10,000 बटे अंशधारियों की संख्या कितनी है? 2 लाख। तो 3 और 4 ये इसका इसमें भाग देंगे, 20 में 20 एकम 20, 1 रुपया, और भाग देंगे तो बचेंगे कितने? 10 है यहाँ पर बचा, यानी कि 20 पंजे 100, 0.5, 1 रुपया 5 पैसे के हिसाब से प्रत्येक अंशधारी को लाभ मिलेगा। यानी ये दूसरी स्थिति इससे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि अंशधारी को ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं। तीसरी स्थिति जो थी बच्चों, उसमें उसने क्या किया था कि तीसरी स्थिति में ऋण जो है, इसमें से इसने टोटल जो पूंजी थी वो तो 30 लाख थी, उसमें से 20 लाख रुपए के तो ऋण ले लिए इसने, और बचे कितने? 10 लाख। 10 लाख रुपए के अंश पत्र जारी किए, तो इसके पास में अंश कितने बचे हैं? 10 लाख के, यानी अंशधारी कितने हो गए उसके पास में? 1 लाख। कितने अंशधारियों को लाभ बांटना है? उसको 1 लाख अंशधारियों को बांटना है। तो 1 लाख के हिसाब से हम यहाँ देखें, जब अंशधारियों की संख्या कितनी है? 1 लाख है, 1 लाख अंशधारियों की संख्या है, और लाभ हमको यहाँ पर मिले उसके कितने? 1,40,000। देखो यहाँ पर लाभ कितने हैं इसके बचे हुए, शेष बच गया इसका 1,40,000, 1,40,000। देखो अच्छे से, ये है 1,40,000, ये बचे हैं यहाँ पर। इसमें देखो 4 लाख था, इसमें से 2 लाख उसने इसके ब्याज के रूप में काट दिए, ऋणों के ऊपर ब्याज दे दिया, फिर बच गए 2 लाख रुपए, इसमें से उसने टैक्स का भुगतान कर दिया, अब बच गया 1,40,000। तो ये हैं, ये बांटेगा कितने अंशधारियों को? बांटेगा 1 लाख अंशधारियों को। 1 लाख जब अंशधारियों को ये बांटे जाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर? 1,40,000 बटे 1 लाख, ये यहाँ 1 रुपये 40 पैसे है ना। तो ये और ज़्यादा स्थिति मजबूत है, यानी कि ऋण यहाँ 20 लाख रुपए भी अगर वो लेता है, ऋण पत्र निर्गमन करता है, 20 लाख रुपए का ऋण लेता है ऋण पत्रों के माध्यम से, और 10 लाख रुपए की समता पूंजी रखता है, तो समता अंशधारियों को 1 रुपया 40 पैसे लाभों के रूप में मिलता है। तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है, तो इस तरह से इसमें समझाया गया है। तो ये एक टॉपिक था, यानी कि ऋण और समता का अनुपात किस प्रकार से रखा जाना चाहिए ताकि अंशधारियों को लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकें और ऋणों का भार भी अधिक मात्रा में ना रहे।
तो ये था हमारा ये आज का टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगले टाइम मिलेंगे। जब तक थैंक यू।